हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे और आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है वीकली न्यूज़ एनालिसिस। क्या खास बात है इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस में? इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस में हम हर एक सप्ताह का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी विस्तार में, काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए उस पार्टिकुलर न्यूज़ से वो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो एवरी वीक में आपको फ्राइडे को रात 8 बजे ये लाइव होगा और इस लाइव सेशन में आप बात भी कर सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं और इस न्यूज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी का आज का जो प्रोग्राम है उसमें पहला जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे उसका नाम है मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये क्या है, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। दूसरा न्यूज़ है आपका इंडियाज पंच प्राण टारगेट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। कहा जाता है कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका विज़न है कि आने वाले समय में जब इंडिया 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा तो उस समय इंडिया का जो कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में एक अलग होगा। इट शुड बी कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री। अभी हम लोग डेवलपिंग है, उस समय डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। ठीक है, तीसरा न्यूज़ है आपका उदार शक्ति, इंडिया मलेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं इंडिया का नेपाल के साथ, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, इंडिया जापान, तो ये सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सूर्य किरण ये किस किस कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट न्यूज़ हम लोग आज कवर करेंगे जिसका नाम है स्माइल 75 इनिशिएटिव। ठीक है, ये 4 न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फोकस करके जो बातें यहाँ डिस्कस की जाएगी उस पर जरूर आप ध्यान देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी होता क्या है। एक होता है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे कंट्री का इंटरनल जो मैटर है, जो थ्रेट्स है हमारे कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी में, लाइक नक्सलिज्म है, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की जैसे समस्याएं हैं जिसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहा, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं लोगों का, ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एक इशू है। तीसरा है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। और चौथा है कि जैसे कि चाइना का जो पॉलिसी है, तो जिस तरह से चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो जिस तरह से डोमिनेंट हो रहा है साउथ एशियन कंट्री में और आसपास के जो कंट्रीज में डोमिनेंट हो रहा, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो इन सारे मुद्दों पर जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया, वर्चुअली इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और इन सारे पॉइंट पे इन्होंने बात की। तो कौन कौन से पॉइंट पे इन्होंने बात की और वो सारे पॉइंट कितने महत्वपूर्ण हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग जरूर से जरूर देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि द मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड फ्रॉम अगस्त 15 to 17। हालांकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता है कि किस डेट में ये हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन और बहुत ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। वो आपसे पूछ सकता है किस मंथ में हुआ था। ठीक है, डेट बहुत ही कम चांस है डेट पूछेंगे, तो याद रखिएगा अगस्त 2022 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, ये आपको एग्जाम में पूछा दे सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या अटेंड किए थे, किसने अटेंड किया था ये सेशन, तो याद रहे डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के दोनों का डिफरेंस ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होता है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में जो भी बातें होती है वो डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सो वर्चुअली ऑन अगस्त ये अटेंड द मीटिंग वर्चुअली। ठीक है, लाइव वो मॉस्को विजिट नहीं किए थे, वर्चुअली विजिट करके उन्होंने अटेंड किया था सेशन को और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात किया था।
ठीक है। द मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाज अटेंड बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम से, ऐसे भी कंट्रीज जिनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पास वाले कंट्रीज के साथ, तो वो अपने इश्यूज को रखें। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि आइलैंड नेशन हैं और बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो सी लेवल राइज कर रहा है तो उनका जो कहीं ना कहीं कंट्री का जो कुछ टेरिटरी है दैट इज स्टार्टेड सबमर्जिंग अंडर द वाटर, पानी के अंदर वो कहीं ना कहीं उनका कंट्री का थोड़े से टेरिटरीज जो जा रहे हैं। तो ये सारे क्या ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ जो भी स्टेक होल्डर फ्रॉम मिलिट्री फील्ड से, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कंट्री में है, तो हमारे कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अटेंड किया। अब बहुत से ऐसे कंट्री जहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है तो वहाँ के जो मिलिट्री रूलर है और जो हायर से जो ऑफिसर्स है वो अटेंड किए थे इस मीटिंग को। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो डिस्कशन हुआ था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात हुआ था, तो हाइलाइट्स ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री एड्रेस, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री किन किन बातों पे कहा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था कोल्ड वार के समय भी बहुत बार ये प्रपोजल रखा गया था कि जो परमानेंट मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनका नंबर इंक्रीज होना चाहिए, परमानेंट मेंबर भी 5 से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन देना चाहिए। तो ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में हमेशा बात होती रही है। तो इस बार भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको बहुत अच्छा से रखा है। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म स्ट्रक्चर, जो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका एक रिफॉर्म होना बहुत ही आज के टाइम में जरूरी है। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था उस समय वर्ल्ड का सिचुएशन कुछ अलग था और आज का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अलग है। आज वो समय बाईपोलर कंट्री थी, यूएस और यूएसएसआर थी। आज के टाइम में मल्टीपोलर कंट्रीज, मल्टीपोलर पे हम लोग बिलीव करते हैं, जैसे कि चाइना है, आपका इंडिया हो गया, यूएस हो गया, जर्मनी, जापान, ये सारे कंट्री एक सुपर पावर कंट्री के नाम से जाने जाते हैं और इनका अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं कि इन सारे कंट्री लाइक चाइना को तो परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनने का चांस मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया भी कैपेबल है, इंडिया के पास भी वो सारी शक्तियां हैं जो कि एक डेवलप्ड कंट्री और जो परमानेंट मेंबर कंट्री बनते उनके होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वॉरिंग शॉर्टकमिंग्स इन सिस्टम यूनाइटेड नेशन हाईलाइटिंग स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी, जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन का वो इनएडिक्वेट है ग्लोबल इश्यूज को हैंडल करने में। ठीक है, लाइक टेररिज्म की जैसे प्रॉब्लम है, आज भी हम देखते हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वन कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ हमेशा रहता है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन का जो रिसेंटली वार हुआ और चाइना ताइवान का हम देखते हैं। इस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद भी ये सारे प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लाइज एट द बेस ऑफ इंडियाज कॉल फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम में जो भी हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं या सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं या एक डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं, तो एवरीवेयर यू सी नॉट अ सिंगल कंट्री, एक कंट्री ऐसा नहीं है जो कि पूरे सुपर पावर है, पूरा डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर मल्टी कंट्रीज हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन सबको भी चांस मिलना चाहिए। He expressed that United Nations Security Council must be turned into more representative, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव के जैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोर रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ओके, ब्राज़ील, ओके, अदर डेवलपिंग कंट्री, टू प्रोवाइड लीडरशिप वर्ल्ड वाइड लीडरशिप प्रोवाइड करने का भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। तो ये बातें होगी यूनाइटेड नेशन के बारे में। दूसरी तरफ उन्होंने क्या बात किया, जो इश्यूज है, दो ऐसे वर्ल्ड का लोकेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मे भी आपको पूछा जा सकता है कि इनका लोकेशन पे क्वेश्चन बार पूछा जा सकता है। पहला आप देख सकते हैं चाइना और ताइवान का, जो कि आप देखते हैं रिसेंट जो डिस्प्यूट है। ठीक है, चाइना कहता है कि ताइवान इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ओके, लेकिन ताइवान का सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस। इवन इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग, कि इंडिया कहता है कि एवरी कंट्री हैव राइट टू बी इंडिपेंडेंट, तो किसी को फोर्सफुली आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा
जैसे कि साउथ चाइना सी वाला प्रॉब्लम देखते हैं। चाइना इज क्लेमिंग इंटायर साउथ चाइना सी जो है चाइनीज का टेरिटरी है, और साउथ चाइना सी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल सी रूट, जो ग्लोबल सी रूट कहते हैं ना, जो डूइंग अ ट्रेड्स बाय अ सी रूट्स, तो साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएसए पूरा सपोर्ट ताइवान को किया हुआ है कि आप घबराओ मत, कि मैं आपके साथ हूं, चाइना कभी भी आपको कैप्चर नहीं कर सकता। तो राजनाथ सिंह ने कहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो लोकेशन है ये आने वाले समय में अगर चाइना को नहीं स्टॉप किया जाए तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो देखते हैं ये लोकेशन है, इसको हम लोग कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। जो क्या कहते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो इस तरह से है, कुछ इस तरह से चाइना अपना सी रूट्स बना रहा है, एक यहाँ सी रूट्स बना रहा है, यहाँ से बना रहा रोड बना रहा है, ठीक है, लैंड रूट बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इट्स इनसर्कलिंग इंडिया, इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। एंड दिस इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ सी ट्रेड करने के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। ये जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के साथ साथ यूएस, अब जो रिसेंट आपको पता है क्वाड का जो फॉर्मेशन हुआ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ये ऐसे जो 4 कंट्री मिलकर एक मेंबर बनाए हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन को, लोकेशन को फ्री करना है चाइनीज डोमिनेंस से, और इस लोकेशन को ऑब्स्टेकल फ्री बनाना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब जो ट्रेड करे तो इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। एवरी कंट्री शुड बी एक्सेस दिस इंडो पैसिफिक लोकेशन। ओके, दूसरा एक एग्जांपल अभी के रिसेंट टाइम में है कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ये 3 कंट्री का जो एक अलायंस बना है वो भी एक इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है फ्रॉम द चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने ये सारे मुद्दों पे उन्होंने बात किया है, उन्होंने बताया है कि दिस आर ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें पहला हम बात करते हैं, ही ऑल्सो हाईलाइटेड द पोटेंशियल a geopolitical fault line in maritime domain, specifically in East Asia. Okay, according to him, it could be bigger than what world is witnessing today. ये कल चल के बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन सकता है। आज के समय जो दिख रहा प्रॉब्लम ये कुछ है नहीं, अगर इसको नहीं सही ढंग से रोका जाए, अगर इस पर सही एक्शन नहीं लिया जाए, अगर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर ये अपने फोकस नहीं करे तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, दूसरा उन्होंने कहा रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, ही नोट्स इंडिया इज कमिटेड टू फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन being a central country to Indian Oceans. इंडो पैसिफिक रीजन जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशन, और इंडो पैसिफिक का जो सिक्योरिटी है इट शुड बी ए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, एवरीबडी शुड एबल टू एक्सेस इंडो पैसिफिक लोकेशन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। तो इन बातों पे इन्होंने बात किया। अब दूसरा हम बात करके जो ये कॉन्फ्रेंस है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये होता क्या है? सो दिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रैक्टिकल आइडियाज। जो भी प्रैक्टिकल आइडियाज है आज के टाइम में एक इंटरनेशनल इश्यूज को रोकने का, उस पर बात किया जाए, एंड एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशन ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी की क्या क्या सॉल्यूशंस है उसके ऊपर बात करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज लाएंगे कि दिस इज द वे वी कैन स्टॉप दिस थिंग्स, दिस इज द वे वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस सारे मुद्दों पर बात करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जा सकता है। Conference also give opportunity to defense ministers to engage with their counterparts on security issues. अब इसमें बहुत सारी कंट्री के लोग डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के, ईरान के, या बात करते हैं रसिया के, कि उनसे बात करेंगे हाँ अभी हमारे कंट्री में ये सारे डिफेंस की प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सफ़र करें, सो यू प्रोवाइड ऑल द टेक्नोलॉजीज हेल्प अस टू। तो कहीं ना कहीं एक काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट होकर ये इस बात को रखेंगे कि हमें इस जगह पे प्रॉब्लम है, इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है इंडियाज पंच प्लान टारगेट फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। जो इंडिया का नेक्स्ट 25 ईयर जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया को एक प्रॉस्परस कंट्री बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, इंडिया को ऐसा बनाना है कि दुनिया के लोग देखे कहे कि हाँ दिस इज अ इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजी ले रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि ऑन अगस्त 1522 प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं उन्होंने कितने दिस इज द नाइन्थ टाइम्स उन्होंने इंडिया जो रेट
फोर्ट से उन्होंने जो नेशनल फ्लैग है उसको उन्होंने फहराया था, एड्रेस द नेशंस फ्रॉम द रेड फोर्ट 9th कंसेक्यूटिव ईयर। और इसमें उन्होंने कहा था ड्यूरिंग द 88 मिनट्स ऑफ स्पीच पंच प्राण और कहेंगे 5 रिजॉल्व्स to turn India into developed nation next 25 year when India will celebrate 100 Independence Date। जब इंडिया का 100th इंडिपेंडेंस डे होगा उस समय इंडिया का जो 5 इंपॉर्टेंट जो रिजॉल्व्स हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट जो ये स्टेप्स इंडिया विल टेक टू मेक इंडिया एज अ मोर डेवलप्ड कंट्री। तो क्या क्या है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप्ड इंडिया, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं कि डेवलप्ड इंडिया किस तरह से देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि स्टैंडर्ड फॉर डेवलप्ड इंडिया इंक्लूड क्लीननेस कैंपेन, ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। क्लीननेस के बारे में बात करते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एवरी रोड और रूरल हाउसेज मस्ट बी कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, सबको सप्लाई होना चाहिए। ओपन डिफिकेशन फ्री, जो कि स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा एक मुद्दा था कि ओपन डिफिकेशन फ्री होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द डेवलप्ड इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे जो समस्याएं हैं, जो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, वो सारे पे हम लोग फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा प्रमोट करना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। दूसरी बात कहते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दी थॉट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी से हम अगर बचना है तो हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है उसका जो मेथड है दैट विल बी इंप्लीमेंट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, और हर एक बच्चा को एजुकेशन इस तरह से देना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपना काम खुद कर सके, और ही शुड बी लिव अ वेरी गुड डिग्निटी लाइफ, ठीक है। तीसरी बात कहा गया है कि इंडिया फर्स्ट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन आर सिंबल्स ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द कंट्री। विमेन इंपावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग इंडिया अ स्टैंडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। यही तो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है जहां पर हम भेदभाव ना करें, ये मेल है ये फीमेल है, देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और वहां पर हम एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसे चीजों को रख सके, ठीक है। फुलफिलिंग द ड्यूटीज सच एज सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, ये ड्यूटीज है हमारा ऑलरेडी, दिस इज नॉट गिवन इन फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सारे ड्यूटीज हमारा खुद का एक होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, केमिकल फ्री फार्मिंग करें, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, केमिकल फ्री फार्मिंग को हटाएं, ठीक है। फुल यूज ऑफ वाटर अवेलेबल इन द फील्ड विल ब्रिंग प्रोग्रेस इंडिया, ओके। वाटर का यूज करना एक प्रॉपर वे में, ताकि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा दैट विल बी अ गुड फॉर इंटायर कंट्री। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर डेवलप्ड इंडिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5 रिजॉल्व्स जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, 5 प्रण जो है वो क्या है। उसमें पहला है मूव फॉरवर्ड विद द बिगर रिजॉल्व्स एंड रिजॉल्व फॉर डेवलप्ड इंडिया, ओके। फॉरवर्ड रिजॉल्व्स जो डेवलप इंडिया के लिए जो भी स्टेप्स हम लेने जा रहे हैं उसको इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इरेज ऑल ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मीन्स वेयर लैक ऑफ लिबर्टी, आपको फ्रीडम ही नहीं है, यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन, वो सारी चीज से फ्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बी प्राउड ऑफ इंडियाज लीगेसी। इंडिया का जो लीगेसी है कि इंडिया का जो हम बात करते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जितने नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब जो है इंडिया क्या लीगेसी है, इंडिया ये सब के में बहुत पहले से नाम इंडिया का अच्छा है, तो ये सब पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज मीन्स वी कैन से जो कि हमारे जो लौह पुरुष जो थे, जो देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आदर्श था कि एक यूनिटी पे वो बिलीव करते थे, उसको आज भी यूनिटी को स्ट्रेंथ करके रखा जाए। और है कि ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी सीएम एवरी स्टेट के सीएम हैं और जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जो ड्यूटी है कि वो ऐसे पॉलिसीज को बनाए जो कि वेलफेयर को प्रमोट करे, वेलफेयर के बारे में बात करे। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो सारे चीज़ों को करेंगे, तब जाके हम हमारे 2047 तक, मतलब 2047 तक हम एक विश्व गुरु भारत कह सकते हैं अपने आप को। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, दिस 5 रिजॉल्व्स विल बी सिग्निफिकेंट फॉर डेवलप्ड कंट्री व्हेन कंट्री विल मार्क 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। 2047 में हम जाके 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे और उस समय हमारा जो भारत कहलाएगा वो विश्व गुरु भारत कहलाएगा। दिस 5 रिजॉल्व्स आल्सो इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर ड्रीम ऑफ विश्व गुरु इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सिक्स टू मेक इंडिया विश्व गुरु ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज नॉट ओनली अबाउट
हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, हम बहुत अच्छे इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए हैं, ट्रेड हमारा बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक एथिकल चीज़ है उसके ऊपर भी हम लोग बात करके एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। सो दिस इज द विजन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो कंट्री के डिफेंस को एक साथ जोड़ना, जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनको एक साथ जोड़ना और उनको एक दूसरे से बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है। इसी का एग्जाम्पल एक है रिसेंटली उदार शक्ति इंडिया मलेशिया एयर फोर्स एक्सरसाइज। पहला तो ये आ सकता है उदार शक्ति इज बिटवीन विच टू कंट्री, तो आपको याद रखना इंडिया मलेशिया। दूसरा है कि ये किस तरह का एक्सरसाइज है, इट इज अ एयर फोर्स, क्योंकि नेवी का अलग एक्सरसाइज होता है, ठीक है, आर्मी का अलग एक्सरसाइज होता है, ठीक है, एयर फोर्स का अलग एक्सरसाइज होता है। सो दिस इज फॉर द एयर एक्सरसाइज। ओके, तो देख सकते हैं ये इमेज आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के हैं। सो इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज। बायलैटरल एक्सरसाइज उसको कहते हैं जो कि दो कंट्रीज के बीच में होता है, बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स इंडिया का है और रॉयल मलेशियन फोर्स किसका, मलेशिया का है। ठीक है, द 4-day बायलैटरल एक्सरसाइज रिसेंटली स्टार्टेड इन मलेशिया। कहां पर स्टार्ट हो रहा है, मलेशिया में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मलेशिया में 4 डे 4 दिन तक चलेगा एक्सरसाइज, जिसमें हमारे कंट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में 2 इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के डिफेंस वाले हैं, एक है उदार शक्ति 2022, एक है Su-30 MKI, दिस इज कॉल्ड Su-30 MKI, और दूसरा है आपका C-17 एयरक्राफ्ट जो कि कैरी करता है काफी लार्ज एयरफोर्स को वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन में ले जाने के लिए। ये दोनों के दोनों जो हमारे कंट्री के जो डिफेंस वाले हैं, दैट दिस विल बी अ पार्टिसिपेट। ओके, तो इसमें दूसरा चीज बात करते हैं क्या है कि ऑन द अदर हैंड मलेशियन एयरफोर्स इज टेकिंग पार्ट विद दी Su-30 MKM एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ड्यूरिंग द 4 days वेरियस एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स विल बी कंडक्टेड बिटवीन 2 एयरफोर्स एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, जहां पर 2 कंट्री के डिफेंस फोर्स मिलेंगे। जो उस कंट्री का जो सुपर पावर जो एयरक्राफ्ट होगा और हमारे कंट्री का जो एयरक्राफ्ट होगा, बोथ विल बी पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइजेज एंड दोनों एयरफोर्स के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है कि दिस विल बी सिक्योर द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनहांस द लाइन ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन बोथ दी आर्मीज। एक तो कॉपरेशन होगा, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस के कॉपरेशन बात करेंगे दोनों कंट्री का काफी अच्छा होगा। इट विल स्ट्रेंथन सिक्योरिटी इन द रीजन। इस जो हमारे इंडिया मलेशिया का जो रीजन है वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन करने में काफी मदद होगा। This exercise will get an opportunity to share and learn best practice with the Royal Malaysian Air Force. They would also discuss mutual combat capabilities. एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, म्यूचुअल डिस्कशन की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो म्यूचुअली कैसे उसको डिफिकल्टीज को सॉल्यूशन करना, दैट विल बी दे आल्सो लर्न अंडर द एक्सरसाइज। सो इंडिया एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज द विंग ऑफ एयर विंग ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल एयरक्राफ्ट एसेट्स। इंडियन एयरफोर्स रैंक 3rd वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक एयरफोर्स का है वो 3rd है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एयरफोर्स का, टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस, इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करना एंड कंडक्ट एरियल वारफेयर ड्यूरिंग द आर्म कन्फ्लिक्ट। जैसे कोई चाइना इंडिया का वॉर हुआ, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो, तो उसमें जो लैंड सरफेस पे जो आर्मी लड़ रही है उसके साथ साथ जो एयर फोर्स है वो भी अपना एक रोल प्ले करती है। और जो मलेशियन एयर फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। इट वाज सेट अप ऑन October 8, 1932। दिस इज द इंडियन एयर फोर्स और रॉयल मलेशियन एयर फोर्स एस्टैब्लिश्ड इन जून 1958। तो ये 2 ईयर्स याद रखना है कि दोनों कब सेटअप हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, कॉल स्माइल 75 इनिशिएटिव। ये क्या है कि अंडर द स्माइल 75 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी स्कीम हो उसमें किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, has marked 75 municipal corporation for comprehensive rehabilitation of persons practicing the act of बैगिंग। तो आप देखते हो कि जैसे कि आप बहुत सारे जगह पे बेगर्स देखते हैं, मेट्रो सिटीज़ में वो भीख मांगना है, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस को ख़त्म करना है, यही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम टिल ईयर 2025-26 तक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज़ एलोकेटेड 100 करोड़ रुपीज़, इसके लिए 100 करोड़ रुपीज़ एलोकेशन किया गया है। Local urban bodies, civil society organization और non-government organization play a significant role in addressing the act of begging with concerted efforts। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आप देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी है, अर्बन लोकल बॉडीज लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया,
या कह सकते हैं कि जिला परिषद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी बहुत एनजीओज हैं जो कि इस तरह के काम में इंगेज रहते हैं, जो कि जो भी सोसाइटी में ऐसे जो चीज़ें हैं जिसको हटाया जा सके, ओके, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। इन इंडिया बेगिंग इज अ क्रिमिनल एक्ट। इंडिया में एक दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट लाइक दिल्ली एंड मुंबई इन अकॉर्डेंस विद बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत ये एक तरह का क्राइम है इंडिया में, एक क्रिमिनल एक्ट बेगिंग करना, ठीक है। अंडर द एक्ट ऑफिशियल फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कंडक्ट रेड्स इन एसोसिएशन विद द पुलिस एंड पिकअप बेगर्स, लेटर दे आर द ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट्स कॉल्ड बेगर कोर्ट्स। तो ये पुलिस और लोकल अथॉरिटी के सहायता से जहाँ पर लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, तो आसपास के भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जब आप देखते हैं कि दिल्ली में काफ़ी जगह पे आप थोड़ा सा भी रेड लाइट में गाड़ी रुका तो आ जाते हैं भीख मांगने। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्ट अकॉर्डिंग टू दी बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। तो सोशल पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक रेड कर सकती हैं और उन सारे बेगर्स को पकड़कर उनके जो केसेस होगा दैट विल बी रन अंडर दी बेगर कोर्ट्स, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिलेटेड स्माइल क्या है कि इट इज स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। जो लोग भीख मांग रहे हैं उनके लिए कोई अलग से एक व्यवस्था करना, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना, ताकि वो किसी काम में इंगेज रहें, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सकें, ठीक है। 75 municipal corporate experts with the field of beggary and NGO will take part in nationwide launch in online offline mode, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड for instruction purpose, just giving how to implement this scheme. As a part of the initiative, the identified municipal corporation will cover several comprehensive welfare measures associated with NGOs and other stakeholders for persons engaged in the act of begging, ठीक है। They will focus on rehabilitation, उनका रिहेबिलेशन करना, काउंसलिंग करना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई एजुकेशन कराना, अवेयरनेस करना, बताना कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये भीख नहीं मांगना चाहिए, आपको कुछ काम करना चाहिए, अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है तो आपको काम करना चाहिए। प्रोविजन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। स्किल डेवलपमेंट की कुछ छोटा मोटा स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर वर्कर की जरूरत है तो उनको थोड़ा बहुत स्किलिंग करके आप उस जगह पे काम दिला सकते हैं। ओके, इकोनॉमिकली लिंकेज विद गवर्नमेंट वेलफेयर और इनिशिएटिव, जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च हैं, ऑलरेडी जो रनिंग कर रहे हैं उसमें उनको लाना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके। इट हैज़ बीन इनिशिएटिव जो है स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव मेकिंग सिटीज और टाउन्स एंड म्यूनसिपल एरियाज फ्री ऑफ बेगिंग एंड मेक स्ट्रेटेजी ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। तो मेन स्ट्रेटेजी क्या है कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को करना है और इस सारे सिटीज़ को फ्री कराना है इस तरह के एक्ट से, ठीक है, इस तरह के जो एक्टिविटी इसको हटाना है। तो इसी के साथ हमारा अभी का प्रोग्राम खत्म होता है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए जो हर फ्राइडे रात 8 बजे आपके सामने लाइव होगा, जिसमें हम एक सप्ताह के न्यूज़ को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।